watch crimes you were convicted of? it. I think Sure. मैकेंजी विलियमेट हॉस्पिटल, स्प्रिंगफील्ड, ओरेगॉन, मई 19, 1983। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। एक औरत अपने 3 बच्चों को हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में ले आई। उन तीनों बच्चों को गोली लगी हुई थी और तीनों ही क्रिटिकल कंडीशन में थे। हालांकि वो औरत जो उन बच्चों को लेकर आई थी वो बहुत ही नॉर्मल थी और उसे देखकर लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक नर्स जूडी पैटरसन ने बाद में कोर्ट में बताया कि वो औरत नॉर्मल लग रही थी, पर वो बहुत ज्यादा नॉर्मल थी। जब डॉक्टर्स ने डियान डाउन से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने एक लंबी सांस ली और एक ऐसी स्टोरी सुनाई जिसमें एक अनजान आदमी था, एक सुनसान सड़क थी और एक कार जैकिंग थी। ठीक उस वक्त जब उसी रूम में उसकी 7 साल की बेटी शेरिल मौत से लड़ रही थी। शेरिल जो उस वक्त 7 साल की थी, उस रात नहीं बची और जो हुआ वो एक बुशी हेयर्ड स्ट्रेंजर ने नहीं किया था। तो कौन थी डियान डाउन्स? क्या हुआ था उन बच्चों के साथ? आइए चलिए मिलकर इन्वेस्टिगेट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताते चलूं कि अगर आपको मेरी ही तरह नेशनल, इंटरनेशनल, ट्रू, सॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड क्राइम केसेस में दिलचस्पी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। अगस्त 7, 1955, फिनिक्स, अरिजोना। एलिजाबेथ डियान फ्रेडरिक्सन एक कंजर्वेटिव फैमिली में पैदा हुई। बाहर से उस फैमिली में सब नॉर्मल था, घर, फैमिली, रूल्स, वैल्यूज। पर डियान के नजरिए से उस फैमिली में कुछ भी ठीक नहीं था, क्योंकि उसका परिवार एक स्ट्रिक्ट परिवार था जहां पेरेंटल कंट्रोल था और एक ऐसी जिंदगी थी जहां सिर्फ वही कर सकते थे जो पेरेंट्स चाहते थे। पर अक्सर आप देखेंगे कि जहां पेरेंट्स ओवर कंट्रोलिंग और ऑथोरिटेटिव होते हैं, उस घर के बच्चे रिबेलियस हो जाते हैं और ठीक ऐसा ही हुआ डियान के साथ। 14-15 साल की डियान घरवाले के खिलाफ बगावत पर उतर आई और उसके हिसाब से बगावत उसके लिए आज़ादी थी और हर वो चीज़ जो उसके पेरेंट्स को नापसंद थी वो करना उसके लिए ज़रूरी हो गया था। और इसी सोच के साथ वो बगावत पर उतर आई पूरी तरीके से। डियान के माँ बाप उसे फैशनेबल कपड़े नहीं पहनने देते थे, उसे मेकअप नहीं करने देते थे। और अगर आप एशियन कल्चर के हिसाब से सोचे तो 14-15 साल के बच्चे को मेकअप और फैशनेबल कपड़े की वैसे भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। पर क्योंकि बाहर वेस्टर्न कंट्रीज के कल्चर अलग हैं, तो डियान के लिए ये नॉर्मल था। उसके लिए ये नॉर्मल था, पर उसकी फैमिली के लिए नहीं। उनके फैमिली उनके हिसाब से ये नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे बिगड़े और इसी वजह से डियान को कुछ भी फैशनेबल कपड़े नहीं पहनने दिए जाते थे और ना ही उनके घर में मेकअप अलाउड था। क्योंकि डियान अब बगावत पर उतर आई थी तो वो हर वो चीज करने लगी जो उसके माँ बाप को पिस्ड ऑफ करती थी। और इसी रिबेलियस सेशन के दौरान डियान की मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम था स्टीव डाउन्स। दोनों के आपस में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती थी। हालांकि दोनों में कभी उतनी बड़ी तकरार नहीं हुई और डियान को स्टीव डाउन्स अच्छा लगता था क्योंकि वो ही एक ऐसा बंदा था जो उसके साथ खुलकर बातें करता था। 1973 में सिर्फ 18 साल के डियान ने स्टीव से शादी कर ली। स्टीव उस वक्त नेवी में इनरोल किया था और नेवी में काम कर रहा था। डियान के अनुसार उसने स्टीव से शादी प्यार के लिए नहीं की थी, बल्कि उसने इसलिए की थी ताकि वो अपने खुद के परिवार से भाग सके, वहां से दूर जा सके। और अगले कुछ सालों में एक के बाद एक 3 बच्चे आए। क्रिस्टी एन डाउन्स 1974 में पैदा हुई और सबसे बड़ी बेटी। उसके बाद आई शेरिल लिन डाउन्स जो 1976 में पैदा हुई थी और छोटी बेटी थी। और उसके बाद स्टीफन डैनियल डाउन्स, जिसे वो लोग डैनी कहकर बुलाते थे, 1979 में सबसे छोटा बेटा। 3 बच्चे, 3 अलग रंग के सपने, 3 अलग आवाजें एक ही घर में। क्रिस्टी बड़ी और समझदार, शेरिल बुलबुली हंसती रहती थी और डैनी सबका प्यारा, सबसे छोटा तो सबका लाडला। लेकिन डियान के लिए मदरहुड सिर्फ एक रोल था, एक कॉस्ट्यूम था। स्टीव ने बाद में कोर्ट में कहा कि डियान अपने बच्चों को ऐसे ट्रीट करती थी जैसे कि वो उनके ऊपर बोझ हो। कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं था। 1980 में स्टीव को पता चला कि डैनी जो उनका सबसे छोटा बेटा था वो स्टीव का नहीं था। डैन ने किसी और के साथ संबंध बनाया था और ये बच्चा उस संबंध का नतीजा था, जिसके चलते 1980 में उन दोनों की शादी टूट गई। डैन अब अकेली थी 3 बच्चों के साथ एरिजोना में। और फिर वो आदमी आया जिसका नाम केस के डॉक्यूमेंट में मोस्टली ल्यू या रॉबर्ट निकरबॉकर लिखते हैं। एक शादीशुदा आदमी, हैंडसम आदमी, चार्मिंग आदमी। और डियान उसके लिए ऑब्सेस्ड हो गई पूरी तरह से, खुद को भी भूल के।
अब पता नहीं वो आदमी डैन के साथ अफेयर में था या नहीं था, पर उस आदमी ने डैन को एक बात क्लियरली कह दी थी, मेरी लाइफ में बच्चों की कोई जगह नहीं है। अगर तुम साथ रहना चाहती हो तो ये पॉसिबल नहीं होगा जब तक ये बच्चे हैं। शायद वो मैरिड इंसान डैन से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, पर वो डैन को हर्ट नहीं करना चाहता था। या फिर शायद वो मैरिड इंसान सच में डैन के साथ रहना चाहता था, पर डैन के बच्चों की वजह से वो उनके साथ नहीं रहना चाहता था। कुछ भी पॉसिबल हो सकता था, पर उसने जब ये बात कही तो वो सिर्फ एक बात थी, पर इस बात ने डैन के मन में एक खौफनाक बीज बो दिया। डैन ओरेगन में शिफ्ट हो गई, यूएस पोस्टल सर्विस में जॉब ली, मेल कैरियर का। डैन के साथ उनके 3 बच्चे थे और वो मैरिड मैन वो भी ओरेगन में था, पर वहां से काफी दूर। लेकिन डैन का ऑब्सेशन वो दूर नहीं था, वो डैन के अंदर जन्म ले रहा था। और एक चीज जो इस केस को कॉम्प्लेक्स बनाती है कि एन रूल, एक फेमस अमेरिकन ट्रू क्राइम राइटर, वो डैन को पर्सनली जानती थी। पोस्टल सर्विस कनेक्शंस के दौरान वो दोनों साथ में काम करते थे। उसने बाद में अपनी फेमस बुक स्मॉल सैक्रिफाइसेस में लिखा कि डैन हमेशा से परफॉर्मेंस में रहती थी। उसके हर जेस्चर में एक ऑडियंस की ज़रूरत थी। वो वही दिखाती थी जो वो दिखाना चाहती थी, और वो सच था। जो मई 1983 की रात हुआ वो भी एक परफॉर्मेंस की तरह शुरू हुआ, लेकिन ये परफॉर्मेंस कुछ लोगों की ज़िंदगी ले गई और कुछ की हमेशा के लिए बदल गई। मई 1983 की रात ओरेगन में एक स्प्रिंग की रात थी। डैन अपने 3 बच्चे को, क्रिस्टी, सेरिल, डैनी को एक दोस्त के घर ले गई थी। शाम को वापस आ रही थी रात में। बच्चे पीछे की सीट पर थे। सब कुछ नॉर्मल था और ठीक था, पर एक खामोशी थी जो खामोशी से कुछ अलग ही खामोश थी। डैन की कार एक सुनसान रूरल रोड पर आगे बढ़ रही थी। स्प्रूस और पाइन के पेड़ दोनों तरफ थे। रोड पर कोई नहीं था और काफी अंधेरा था। डैन ने गाड़ी रोक ली। गाड़ी रोकते ही उसने अपने पिस्टल निकाली और 3 बच्चों को एक के बाद एक शूट कर दिया और खुद को भी अपने आर्म में शूट किया। क्या आप सोच सकते हो उन 3 बच्चों के ऊपर उस वक्त क्या गुजरी होगी? उन्होंने महसूस भी नहीं किया होगा कि खतरा अपने ही माँ से आ रहा है। सेरिल, डैनी और क्रिस्टी। सेरिल उस वक्त सिर्फ 7 साल की थी और क्रिस्टी 8 साल और डैनी मात्र 3 साल का था। तीनों को उसने गोली मारी और फिर डैन ने अपने लेफ्ट आर्म में भी एक गोली मारी खुद को, वो वुंड क्रिएट करने के लिए। उन्हें और खुद को गोली मारने के बाद वो वापस से गाड़ी के अंदर आई। उसने रेडियो स्टार्ट किया और फिर अपनी गाड़ी स्टार्ट की और हॉस्पिटल की तरफ चली। और वो गाड़ी को बहुत ही आराम से धीरे चला रही थी। वो शायद ये सोच रही थी कि 3 बच्चे मर जाएं, उनके बचने का कोई भी चांसेस ना हो। जो बात सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेटर्स को डिस्टर्ब करती थी वो ये नहीं थी कि उसने क्या किया, वो ये थी कि ड्राइव के दौरान डैन रेडियो सुनती रही, गाने बजते रहे, वो रूट पर चलती रही और पीछे 3 बच्चे खून में लथपथ बेहोश थे। मैकेंजी विलियमेट हॉस्पिटल रात के 10:28 हो रहे थे। डैन ने गाड़ी रोक के अंदर वॉक किया। वहाँ ईआर नर्स जूडी पीटरसन दरवाजे पर ही थी। डैन ने कहा, मेरे बच्चों को गोली लगी है, किसी ने हम पर अटैक किया। जूडी ने बाद में कोर्ट में कहा कि डैन बिल्कुल काम थी, जितना कोई होना नहीं चाहिए उस सिचुएशन में, उससे भी बहुत ज्यादा काम। उसकी ये बात सुनकर ही हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। जल्दी से डॉक्टर्स बाहर आए और बच्चों को अंदर ले गए। इमरजेंसी प्रोसीजर शुरू किया। डैन एक नर्स से मिलने के बाद अपनी वुंड दिखाने के लिए वेट करती रही। सेरिल लिंडाउन 7 साल की, वो रात हॉस्पिटल में नहीं बची। क्रिस्टी जो 8 साल की थी, उसे एक मैसिव स्ट्रोक हो गया और उसका लेफ्ट साइड पार्सली पैरालाइज्ड हो गया, जिससे उसकी बोलने की क्षमता अफेक्टेड होगी। डैनी जो उस वक्त सिर्फ 3 साल का था, कमर के नीचे से पूरा पैरालाइज्ड हो गया। 3 में से 1 हमेशा के लिए चली गई और 2 हमेशा के लिए बदल गए। और उनकी माँ ईआर वेटिंग रूम में इन्वेस्टिगेटर्स को एक स्टोरी ऐसे सुना रही थी जैसे वो कोई क्राइम केस नहीं बल्कि खुद का इंटरव्यू दे रही हो। एक आदमी था, बुशी हेड स्ट्रेंजर। उसने गाड़ी रोकने को कहा। उन्होंने कीज फेंकने का नाटक किया और उसने बच्चों को गोली मारी, फिर डैन को, फिर भाग गया। डिटेक्टिव डॉग वेल्च ने हॉस्पिटल में ही डैन का इंटरव्यू लिया था रात को ही, और उनके अनुसार कुछ चीजें उन्हें इमीडिएटली ऑफ लगी थी। पहली ये कि डैन के लेफ्ट आर्म में जो वुंड था उसका एंगल रॉन्ग था। अगर कोई सामने से ये साइड से गोली मारे, वुंड अलग जगह होती। दूसरा, डैन की इमोशनल स्टेट, वो रिएक्ट नहीं कर रही थी, कोई शॉक नहीं था, कोई हिस्टेरिक्स नहीं थे।
तीसरी और सबसे स्ट्रेंज बात, बुशी हेयर्ड स्ट्रेंजर ने कार जैकिंग की, लेकिन गाड़ी डैन के पास रही। वो गाड़ी में ही हॉस्पिटल आई। कोई गाड़ी छोड़ने के लिए क्यों कार जैकिंग करेगा? और फिर कार जैकिंग करने के बाद, उन्हें गोलियां मारने के बाद वो वहीं उन्हें छोड़कर कैसे भाग गया? वेल्च के लिए ये सारी बातें बहुत ही सस्पिशियस थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने अपना काम शुरू किया। ओल्ड मोहावक रोड पर फॉरेंसिक टीम गई। बुलेट केसिंग्स मिले .22 कैलिबर, एविडेंस कलेक्शंस, फोटोग्राफ, मेजरमेंट्स, और एक चीज जो इमीडिएटली सभी को खटकी कि वहां रोड पर कोई भी स्ट्रगल के साइन नहीं थे। एक स्ट्रेंजर ने इतना कुछ किया और कोई भी ट्रेस ना मिले। इधर डैन का बिहेवियर मीडिया के सामने भी अजीब था। एक लोकल टीवी रिपोर्टर ने उसका इंटरव्यू लिया कुछ दिन बाद, और वो इंटरव्यू में ऐसे आई थी जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो, परफेक्टली ग्रूम, मेकअप, हेयर और एक ऐसे स्माइल जो उस सिचुएशन में किसी माँ के चेहरे पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि शेरिल के फ्यूनरल में भी डैन शॉर्ट्स पहन के आई। लोग ठहर गए, देखा, बातें की। कुछ का कहना था कि शायद एक साइकोलॉजिकल कंडीशन थी, कुछ कहते हैं कि ये डेलिबरेटली था, अटेंशन के लिए। दोनों बातों में एक चीज कॉमन थी, वो वैसी नहीं थी जैसी कोई माँ होती है। इन्वेस्टिगेटर्स ने अपना काम बरकरार रखा। उन्होंने बैकग्राउंड चेक करना शुरू किया और एक चीज सामने आई, वो मैरिड मैन, जिसने क्लियरली कहा था कि उसके लाइफ में बच्चों की कोई जगह नहीं। इन्वेस्टिगेटर्स ने फॉर्मली कंफर्म किया वो डैन से मिल रहा था, रिलेशनशिप था, और डैन ने क्लियरली अपने कुछ दोस्तों से कहा था कि वो चाहती थी कि उसकी सिचुएशन चेंज हो जाए ताकि वो उसके साथ रह सके। ये मोटिव था, क्लियरली डॉक्यूमेंटेड, बिलीवेबल मोटिव। लेकिन मोटिव से केस नहीं बनता, एविडेंस चाहिए, और एविडेंस वो एक 8 साल की बच्ची के पास था, क्रिस्टी डाउन्स। क्रिस्टी हॉस्पिटल में थी महीनों तक। स्ट्रोक्स ने उसकी स्पीच अफेक्ट की थी और वो वर्ड्स क्लियरली नहीं बोल सक रही थी, लेकिन वो सोच सकती थी, समझ सकती थी, और अगर कोई ध्यान से सुनता तो वो कम्युनिकेट भी कर पा रही थी। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फ्रेड ह्यूगी इस केस को पर्सनली ले रहे थे। ह्यूगी एक आदमी जो बाद में ऑफिशियली क्रिस्टी और डैनी का लीगल गार्जियन बन गया। उन्होंने क्रिस्टी से बहुत ही केयरफुली, जेंटली बात की, और इसी प्यार का नतीजा था कि एक दिन हॉस्पिटल रूम में जब ह्यूगी ने क्रिस्टी से पूछा कि क्या तुम जानती हो किसने तुम्हें हर्ट किया, क्रिस्टी की आंखें बोली हाँ। फिर हाथों से, आंखों से जिस तरह वो कम्युनिकेट कर सकती थी उसने इंडिकेट किया। वो अपनी माँ की तरफ पॉइंट कर रही थी। 8 साल की वो बच्ची हॉस्पिटल बेड में, एक साइड पूरी तरीके से पैरालाइज्ड, और फिर भी उसने सच बोला। साइड बाय साइड फॉरेंसिक एविडेंस भी बिल्ड होता रहा। गन ट्रेस किया गया। डैन के पास एक .22 कैलिबर पिस्टल थी, रजिस्टर्ड। बाद में वो मिसिंग हो गई थी। वुंड ट्रेजेक्टरी एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया कि डैन की आर्म वुंड सेल्फ इन्फ्लेक्टेड होने के पैटर्न से मैच करती थी, किसी और के द्वारा इन्फ्लेक्टेड वुंड से नहीं। विटनेस मिले। कुछ ने कहा कि डैन ने महीनों पहले कमेंट किया था कि बातों बातों में ये बताया था उन्हें कि वो फ्री होना चाहती है और वो अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहती। और एन रूल, जो डैन को पर्सनली जानती थी, उसने भी इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि कैसे डैन के पर्सनैलिटी ट्रेट्स थे, उसका बिहेवियर पैटर्न था, कैसा उसका ऑब्सेशन था। उसने हर कुछ डिटेक्टिव को बताया। और फिर सारे एविडेंस और केस इकट्ठा होने के बाद फरवरी 28, 1984 में डैन डाउन्स को अरेस्ट किया गया। उसके ऊपर चार्ज थे मर्डर, अटेम्प्टेड मर्डर और क्रिमिनल असॉल्ट के। जून 1984 में ओरेगन में ये ट्रायल्स शुरू हुआ, और यहाँ कोर्ट रूम में डैन डाउन्स ने फिर वही किया जो वो हमेशा करती थी, परफॉर्म किया। रिपोर्टर्स ने लिखा कि वो हर दिन कोर्ट में आई, परफेक्टली ड्रेस्ड, हेयर डन, मेकअप डन, जैसे किसी और के ट्रायल में ऑब्जर्वर हो। जब प्रोसिक्यूटर्स ने शेरिल के फोटोग्राफ्स दिखाए, डैन का रिएक्शन केयरफुली टाइम था, आंसू सही वक्त पर सही एंगल पर टपका। जज ने नोटिस किया, ज्यूरी ने नोटिस किया, और फिर क्रिस्टी डाउन ट्रायल की सबसे पावरफुल विटनेस कोर्ट में आई। वो रिकवर हो चुकी थी पार्शियली, पर अभी भी चैलेंजेस थे, उसे बोलने में तकलीफ होती थी, लेकिन वो फिर भी विटनेस स्टैंड पर आई। और ह्यूगी ने उससे पूछा, क्रिस्टी, क्या तुम हमें बता सकते हो कि उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था? क्रिस्टी ने केयरफुली अपनी माँ की तरफ देखा, और जो उसने कम्युनिकेट किया कोर्ट में, वो एक 8 साल की बच्ची की टेस्टिमनी नहीं थी, वो एक जिंदा इंसान की पूरी हिम्मत थी। उसने कंफर्म किया कि डैन ने ही गोली चलाई थी, और उसके कंफर्म करते ही पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जून 17, 1984 को डैन डाउन्स को कन्विक्ट किया गया, फर्स्ट डिग्री मर्डर, अटेम्प्टेड मर्डर और क्रिमिनल असॉल्ट के चार्ज में। उसकी सेंटेंसिंग थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल आफ्टर 25 इयर्स प्लस 50 एडिशनल इयर्स। वो ओरेगन स्टेट करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में गई।
लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है। जुलाई 11, 1987 को डैन डॉन्स प्रिजन से भाग निकली। 10 दिन बाहर रही। इसी दौरान उसने अपने सेल इनमेट के एक हस्बैंड के साथ संबंध बनाया और 10 दिन के बाद डैन डॉन्स को वापस से रिकैप्चर कर लिया गया। इस एस्केप की वजह से उसकी पैरोल एलिजिबिलिटी को और रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। क्रिस्टी और डैनी को ह्यूगी और उनकी वाइफ ने ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया। उन्हें एक नया घर मिला, एक नई जिंदगी मिली और उन्हें नए नाम भी मिले। 2008 में फर्स्ट पैरोल हियरिंग थी जिसे कोर्ट ने डिनाई कर दिया और फिर डैन डॉन्स ने 2010, 2011, 2012 और 2013 में वापस से पैरोल की रिक्वेस्ट की जिसे कोर्ट ने पूरी तरह से डिनाई कर दिया। हर बार डैन ने एक ही बात कही, मैं अपने बच्चों को गोली नहीं मारी, मुझे गलत सजा दी गई है। और हर बार साइकेट्रिक इवोल्यूशन ने यही कहा। नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एक इवैल्यूएटर ने उसे डिविएंट सोशियोपैथ डिस्क्राइब किया। और फिर अक्टूबर 30, 2025 में सबसे रीसेंट पैरोल हियरिंग हुई। डैन आज 70 साल की है और वो बोर्ड के सामने आई। फिर भी वही परफॉर्मेंस, फिर वही स्टोरी और फिर वही डिनायल। आई डिड नॉट शॉट माई चिल्ड्रन, बोर्ड ने फिर से सुना और इस बार भी उसकी पैरोल डिनाई कर दी। क्रिस्टी और डैनी जो आज अपनी एडल्ट लाइफ जी रहे हैं, उन्होंने पब्लिकली अपोज किया है हर पैरोल को। वो चाहते हैं कि डैन वहीं रहें जहां वो है। और फिलहाल ऑरेगन लॉ कहता है कि उसका अर्लीस्ट पॉसिबल रिलीज 2032 से पहले नहीं हो सकता। तो इसके साथ ही हम आप पहुंचते हैं इस केस के आखिरी पड़ाव तक। आप क्या सोचते हैं इस ट्रू क्राइम केस के बारे में? अपने राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं हर कमेंट्स पढ़ती हूँ। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सैटरडे शाम के 6:30 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर एंड गुड बाय।